Good evening, all of you, my dear students. Today we discussion about an important topic, बायोटेक्नोलॉजी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बीएससी, टीजीटी, पीजीटी क्लासेस में काफ़ी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नौकरी के लेवल पर भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बायोटेक को एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। आज हम लोग बायोटेक के काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में डिस्कशन करेंगे। आज का ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स को कह सकते हो प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। ओके, तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। ऑप्शन में आपके पास फंजाई है, एक्टिनोमाइसिटीज, बैक्टीरिया, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है, आप लोग काफ़ी कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फंजाई से भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, जैसे क्लेप्सिस पर्प्यूरिया से, क्लेप्सिस पर्प्यूरिया है, ठीक है, जिससे क्लेप्सिस मिलता है। और एक्टिनोमाइसिटीज से भी काफ़ी कुछ इसमें एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। बैक्टीरिया भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो इसमें सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो सारे के सारे एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। आप कन्फ्यूज नहीं होना है कि फंजाई में टिक करें कि एक्टिनोमाइसिटीज को टिक करें, आपको सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दीज। यही क्वेश्चन इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ एंटीबायोटिक्स की बात की जा रही है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ़ एंटीबायोटिक्स। क्लियर है कि नंबर्स का डेटा पूछ लिया गया है कि नंबर ऑफ़ एंटीबायोटिक्स कितनी है। तो डेटा की अगर बात करें, नंबर ऑफ़ एंटीबायोटिक्स पर अगर चर्चा करते हैं तो ये अबाउट 7000, लगभग 7000 एंटीबायोटिक्स जो हैं अभी तक नोन है प्रेजेंट टाइम में। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टीजीटी में ये डेटा के हिसाब से पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ़ एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट टुडे। तो अबाउट 7000, लगभग 7000 एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस बाई। तो मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टीजीटी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो आपको बता दें, पहला ऑप्शन हमारे पास फर्मेंटेशन है। आपको पता है कि फर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं हम लोग एल्कोहल फॉर्मेशन में, बेकरी में, यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है। बट यहाँ पर फर्मेंटेशन की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है केवल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करानी है हमें। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसका नाम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के लिहाज से काफ़ी पूछा गया है कि कौन से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो उसका नाम है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नोबेल प्राइज़ फॉर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाज गिवन टू। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, जिसने प्रोड्यूस किया था, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। वो साइंटिस्ट कौन था जिसको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था? ओके, तो कौन साइंटिस्ट है? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन में दिया है वेंटिंग एंड वेस्ट। ये नहीं है, वेंटिंग एंड वेस्ट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, शार्पी सेफर, ये भी नहीं है। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है कोलर एंड मिलेस्टिन। ये मिलेस्टिन एंड कोलर, जिसको हम लोग एम एंड के नाम से भी जानते हैं, तो ये मिलेस्टिन एंड कोलर जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर किया। और प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने क्या किया, इसकी सहायता से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस की गई बहुत सारी, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सी ऑप्शन। काफ़ी कुछ पूछा जाता है इसमें से। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है।
5 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, एन एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम काल्फ स्टोमक। काल्फ आप जानते हैं क्या है, ये बछड़ा है गाय का, उस गाय के बछड़ा के स्टोमक से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ऑब्टेन किया जाता है, निकाला जाता है। तो ऐसा कौन सा एंजाइम की ज़रूरत पड़ गई हमें, जो एंजाइम्स बछड़े के पेट से निकाला जा रहा है, काल्फ के स्टोमक से निकाला जा रहा है, तो वो कौन सा एंजाइम है। ठीक है, अब बछड़े के पेट से एंजाइम्स निकाल रहे हो, तो बछड़े के पेट से हम लोग कौन सा एंजाइम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई और नहीं है, इसमें हमारा ऑप्शन होगा इंसुलिन। काल्फ स्टोमक से क्या यूज़ किया जाता है, क्या निकाला जाता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स निकाला जाता है बछड़े के पेट से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंसुलिन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट, ऐसा कौन सा रिज़ल्ट है जो फर्मेंटेशन से नहीं मिलता है। नॉट द रिज़ल्ट ऑफ फर्मेंटेशन, कौन सा ऐसा रिज़ल्ट है जो फर्मेंटेशन का नहीं है। तो आपको बता दें, फर्मेंटेशन से बहुत सारे बियर हैं और ब्रेड वगैरह, मतलब इन सारी चीज़ों बनाया जाता है। ब्रेड वगैरह हैं, डोसा वगैरह, ये सब फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनते हैं। जैसे ब्रेड हो गया, बियर हो गई, ब्रेड, बियर, डोसा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फर्मेंटेशन से ही बनाई जाती हैं। और काफ़ी कुछ इनको मतलब मैदा वगैरह को सड़ा करके काम किया जाता है। तो रिज़ल्ट फर्मेंटेशन का कौन नहीं है, तो फर्मेंटेशन का रिज़ल्ट बटर नहीं है, मक्खन। ये क्या है, ये फर्मेंटेशन का रिज़ल्ट नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी क्लास में पूछा गया है, विच इज़ नॉट द रिज़ल्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो आंसर हमारा क्या होगा, बटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएससी क्लासेस के लिए। बीएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि विच इज़ नॉट द फर्मेंटेशन रिज़ल्ट, तो बटर होगा आपका आंसर। ओके, आंसर आपका होगा बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। बिल्कुल आप ये मान के चलें, ये क्वेश्चन काफ़ी बार, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को किसने दिया, और काफ़ी बार पूछा भी गया है बीएससी में, टीजीटी में, पीजीटी में। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की अगर बात करें तो ये एडवर्ड जेनर क्या है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट ने। क्लियर, यही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्मॉल पॉक्स पूछा जाता है कि किसने डेवलप किया। नेक्स्ट, वैक्सीन विच आर रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा टफ माना जाता है और थोड़ा सा कठिन भी क्वेश्चन है ये। पूछा ये जा रहा है कि वैक्सीन्स, जो वैक्सीन बनती हैं, फिर पूछा गया विच आर रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसी कौन सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हैं, कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार की जाती हैं, और वो कौन सी जनरेशन की वैक्सीन कहलाती हैं। क्वेश्चन काफ़ी कठिन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें हमें बताना है कि ये कौन सी जनरेशन की वैक्सीन होती है। तो इसमें हमारा आंसर होगा सेकंड जनरेशन वैक्सीन। जो सेकंड जनरेशन की वैक्सीन्स हैं वो सारी की सारी वैक्सीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही प्रिपेयर की गई हैं। ओके, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जीआईसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। जीआईसी में ये क्वेश्चन आ चुका है, पीजीटी में सेकंड जनरेशन वैक्सीन होती है ये। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सिकोनिन, सिकोनिन पहली बार सुन रहे होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सबस्टेंस होता है सिकोनिन। ये सबस्टेंस प्रोड्यूस बाय प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में ये सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है जिसका नाम क्या है, सिकोनिन है। इसे सिकोनिन ये है क्या, पूछा ये गया कि इसे हम लोग कहते क्या हैं। ठीक है, ये क्या है सिकोनिन। तो सिकोनिन कोई हार्मोन्स नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है,
कोई एंटीबायोटिक नहीं है सिकोनिन। अगर सिकोनिन की हम लोग बात करते हैं, सिकोनिन एक टाइप की रेड डाई है। क्या है ये? रेड डाई है, यूज इन सिल्क इंडस्ट्री। जो सिल्क इंडस्ट्री है उसमें इसका यूज होता है सिकोनिन का। तो सिकोनिन किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसका नाम क्या है? सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, जिसका नाम क्या है? सिकोनिन। आप इस क्वेश्चन को काफ़ी मतलब थोड़ा सा माइंड में अपने आप बना रखें कि सिकोनिन क्या है। सिकोनिन सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन्स बी कंज्यूम डेली आर। विटामिन से ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जो विटामिन्स हम लोग डेली खाते हैं, डेली कंज्यूम करते हैं, वो विटामिन्स कौन सी विटामिन होती हैं? क्या हम लोग डेली फैट सॉल्युबल विटामिन कंज्यूम करते हैं, वाटर सॉल्युबल कंज्यूम करते हैं, बोथ या नन ऑफ दीज? तो आपको बता दें, जो विटामिन्स हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं, डेली खर्च करते हैं, वो विटामिन्स वाटर सॉल्युबल होती हैं। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर सॉल्युबल। यही विटामिन्स हम लोग डेली क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। विटामिन से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ क्यों होता है? ऐसा क्या होता है कि हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं? तो आपको पता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पता है आपको क्या है? ये डीएनए की सीजर भी कह सकते हो, इसके लिए कैंची भी बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ये कट करने का काम करता है डीएनए को, वो भी स्पेसिफिक बेसिस सीक्वेंसेस को एक स्पेसिफिक प्लेस पर कट करते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे? ये कट करने का काम करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस। तो ये डीएनए को कट करने का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। डीएनए की सीजर भी कह सकते हैं इसे। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटेड इंसुलिन फ्रॉम डॉग्स पैनक्रियाज टू क्यूर डायबिटीज़। डायबिटीज़ रोग को का क्योर करने के लिए, उसको दूर करने के लिए सबसे पहले कुत्ते के पैनक्रियाज से, डॉग के पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन्स को आइसोलेट किया गया। तो कुत्ते के पैनक्रियाज से सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इंसुलिन हार्मोन्स को आइसोलेट किया? काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि कौन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर हमारा आंसर था मिलेस्टिन एंड कोलर। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने डॉग के पैनक्रियाज से इंसुलिन निकाला है, तो वो कोई और नहीं, वो साइंटिस्ट हमारे बेंटिंग एंड वेस्ट। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेंटिंग एंड वेस्ट का। इन्होंने सबसे पहले कुत्ते के पैनक्रियाज से इंसुलिन को निकाला था। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम बीट मोलेसिस वाई एक्टिविटी ऑफ। सिट्रिक एसिड्स वो भी किससे? फ्रॉम बीट मोलेसिस से। वाई एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी से जो है सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है? तो सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में किसका यूज़ होता है? वो कुछ और नहीं, एस्परजिलस नाइजर का यूज़ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टीसीटी में ये भी कई बार पूछा गया ये कि सिट्रिक एसिड में कौन प्रोड्यूस करने के लिए कौन यूज़ होता है? वो एस्परजिलस नाइजर यूज़ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वैक्सीन फॉर फूट एंड माउथ डिजीज़। फूट एंड माउथ डिजीज़ वायरस इज़। फूट एंड माउथ डिजीज़ वायरस के लिए कौन सी वैक्सीन प्रिपेयर की गई थी? कौन सी जनरेशन की वैक्सीन यूज़ की जाती है? तो वैक्सीन फॉर फूट एंड माउथ वायरस की डिजीज़ है, इसको क्यूर करने के लिए कौन से जनरेशन की वैक्सीन यूज़ होती हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स का यूज़ किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया टीजीटी में। हाँ, कौन सी जनरेशन की वैक्सीन यूज़ होती हैं? तो वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स होती हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल स्टीरॉयड इज़। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनिमल स्टीरॉयड कौन सा है?
कौन सा एनिमल की बॉडी में स्टेरॉयड पाया जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल स्टेरॉयड कौन है? पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन्स, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, लास्ट में कोलेस्ट्रॉल। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। क्या नाम क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल स्टेरॉयड होता है। तो एनिमल स्टेरॉयड की अगर बात करेंगे तो कौन है? कोलेस्ट्रॉल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो सब कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं, लिपिड डेरिवेटिव होते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन सी ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इन्वॉल्विंग ए विल्ड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया वाज डन बाई। जब प्रोडक्शन ऑफ विटामिन सी किया जाता है, विटामिन सी के प्रोडक्शन के समय ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, तो विटामिन सी का प्रोडक्शन जब करते हैं फर्मेंटेशन के समय, वहाँ पर एक वाइल्ड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, एक वाइल्ड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। उस वाइल्ड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को किसने सबसे पहले प्रिपेयर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम पूछा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्मेंटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग विटामिन सी का प्रोडक्शन करते हैं, तो कौन सा जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन यूज़ होता है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, उसका यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो किस साइंटिस्ट ने इसको दिया है। ओके, तो इसमें विटामिन सी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट मिलेन वाई, सेकंड MC कॉल्म, गॉयर्जी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो गॉयर्जी होगा। गॉयर्जी इज़ द इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार पूछा भी गया कि विटामिन सी के प्रोडक्शन में जो वाइल्ड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया यूज़ होता है वो किसने दिया था, वो गॉयर्जी ने दिया था। नेक्स्ट, विच एंजाइम इज सेक्रेटेड बाई ईस्ट। ईस्ट के द्वारा कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। तो ईस्ट कौन सा एंजाइम निकालते हैं, और सबसे पहले जो एंजाइम सबसे पहले खोजा गया था वो ईस्ट ही था। ईस्ट से निकलने वाला ही एंजाइम था जिसका नाम था जाइमेज। तो ईस्ट से निकलने वाला एंजाइम कौन है? जाइमेज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम एंजाइम खोजा गया था वो जाइमेज ही था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, ईस्ट आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज। ईस्ट इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसा क्यों है? तो ईस्ट इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हैं कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है, दीज स्प्रेड डिजीज़। अगर डिजीज़ स्प्रेड करेंगे तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट नहीं है ये। दूसरा, दीज स्प्रेड डिजीज इन प्लांट, तब भी इकोनॉमिकली नहीं माने जाएंगे। दीज आर यूज इन टोबैको एंड टी फैक्ट्रीज, ये थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का मैच करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, दे आर यूज इन बेकरीज एंड ब्रेवर्स, ये सही है। इकोनॉमिकली, यहाँ पर इकोनॉमिक की बात की जा रही, आर्थिक महत्व की बात की जा रही है, तो ये बेकरी में और ब्रेवरीज में जहाँ पर बियर वाइन वगैरह से बना जाता है, तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं ईस्ट। तो बेकरीज और बियर्स, ये काफ़ी यही आंसर इसका करेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स आर, पूछा गया कि एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मतलब क्या है? मेडिसिन्स कह सकते हैं, टॉक्सिन कह सकते हैं, प्लांट कह सकते हैं, सिरप कह सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है, तो एंटीबायोटिक्स क्या है? एक टाइप की वो मेडिसिन्स हैं। एंटीबायोटिक्स आर ए टाइप ऑफ मेडिसिन्स। नेक्स्ट, ईस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट की बात की जा रही है। ईस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज़ होता है? ईस्ट, आपको पता है ईस्ट से कौन सा एंजाइम निकलता है? वो जाइमेज एंजाइम है, और फर्स्ट टाइम ईस्ट से ही एंजाइम निकाला गया था। प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एसिटिक एसिड, चीज़, कर्ड, एथिल एल्कोहल। तो ईस्ट के प्रोडक्शन से क्या बनाया जाता है? तो ईस्ट के प्रोडक्शन सबसे पहले एल्कोहलिक फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा एथिल एल्कोहल, क्योंकि ईस्ट के द्वारा मैक्सिमम जो है फर्मेंटेशन करके एल्कोहल ही बनाए जाते हैं। तो ईस्ट किसके यूज़ में होता है? एल्कोहल के यूज़ में होता है। नेक्स्ट, द एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस,
कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा ऑब्टेन की जाती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस से निकाली जाती हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं? पहला हमारे पास ऑप्शन है क्लोरमफेनिकॉल और इरेथ्रोमाइसिन। सेकंड ल्यूकोमाइसिन, नियोमाइसिन। थर्ड नोवेवायोसिन, स्पायरामाइसिन। तो यहाँ पर जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं ये सारी की सारी स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी की सारी एंटीबायोटिक्स क्या हैं? ये सब स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही निकाली जाती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज। बायोलॉजिकल नॉलेज का यूटिलाइजेशन कर लेना फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल यूजफुल टू सोसाइटी। ऐसा मटेरियल जो सोसाइटी के लिए क्या हो? यूज़फुल हो, सोसाइटी में, समाज में क्या हो? यूज़फुल हो। ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल नॉलेज है जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, यूज़ करते हैं? फर्स्ट हमारे पास दिया है ऑप्शन बेसिक बायोलॉजी, बेसिक बायोलॉजी के द्वारा। सेकेंड टेक्नोलॉजी। थर्ड अप्लाइड बायोलॉजी। फोर्थ बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? ऐसा बायोलॉजिकल नॉलेज जिसके द्वारा हम लोग सोसाइटी के लिए यूज़फुल मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग? कौन ऐसा ऑर्गेनेल्स है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है या रिलेटेड होता है? तो कौन सा ऐसा है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिलेटेड है? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्लाज्मिड। सेकंड प्लास्टिड। थर्ड हाइब्रिड बिग्योर। म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस की बात करें तो म्यूटेशंस तो केवल जेनेटिक्स के फॉर्म में यूज़ होती हैं। हाइब्रिड बिग्योर ये भी क्रॉस करके मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस करके तैयार करते हैं। प्लास्टिड की अगर बात करें तो एक टाइप के प्लास्टिड जो हैं वो प्लांट में होते हैं। प्लांट के क्लोरोप्लास्ट हो गया, लीकोप्लास्ट हो गया, एलायोप्लास्ट हो गया, ये सारे प्लास्टिड होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मिड की अगर बात करें, प्लाज्मिड एक ऐसा हमारा ऑप्शन है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी बड़े स्तर पर यूज होता है। विदाउट प्लाज्मिड भी जेनेटिक इंजीनियरिंग को करना काफ़ी कठिन हो जाता है, तो प्लाज्मिड ही इसका करेक्ट आंसर है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी हद तक यूज़ होता है प्लाज्मिड। नेक्स्ट, टेमिनिज्म इज़ द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। टेमिनिज्म क्या है? एक सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए टेम्पलेट की है, वाज ऑब्जर्व्ड इन। तो टेमिनिज्म प्रोसेस जो होती है वो डीएनए आरएनए के टेम्पलेट की सिंथेसिस करता है, और ये किस में ऑब्जर्व की जाती है? काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी पीजीटी में पूछा जाता है। तो टेमिनिज्म प्रोसेस किसके अंदर खोजी गई थी, कहाँ पाई जाती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा ऑप्शन होगा रॉस सार्कोमा वायरस। रॉस सार्कोमा वायरस ही इसका करेक्ट आंसर है। इसी में टेमिनिज्म प्रोसेस का यूज़ किया जाता है और सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए टेम्पलेट की जाती है। नेक्स्ट, ए बायोरिएक्टर रिफर्स टू, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बायोरिएक्टर? बायोरिएक्टर के फंक्शन की बात करेंगे हम लोग। क्या होता है बायोरिएक्टर किसके लिए रिफर्स करता है? तो ये क्या है बायोरिएक्टर्स? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फर्मेंटेशन टैंक। सेकेंड, ऑर्गेनिज्म रिएक्टिंग टू ए स्टिमुलस। थर्ड, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज़। टैंक फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोरिएक्टर की अगर बात करते हैं, बायोरिएक्टर रिफर्स करता है केवल फर्मेंटेशन टैंक की तरह। तो ये फर्मेंटेशन टैंक की तरह काम करता है बायोरिएक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, द एंजाइम्स डायस्टेज वॉज आइडेंटिफाइड बाई। डायस्टेज एंजाइम की बात की जा रही है, किसने आइडेंटिफाइड किया सबसे पहले, कौन साइंटिस्ट है? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऐसे बॉक्समैन, ए फ्लेमिंग, क्रिश्चियन हैसन, पेन एंड परसूज। तो यहाँ पर अगर साइंटिस्ट में अगर बात करें तो जो एंजाइम्स डायस्टेज है, एंजाइम डायस्टेज, इसे सबसे पहले पेन
एंड परसूज साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया? नया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंजाइम डायस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द साइंटिफिक बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन? तो साइंटिफिक बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन किस साइंटिस्ट ने इसको प्रोड्यूस किया, इस्टेब्लिश किया, तैयार किया? तो वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने वैक्सीनेशन का साइंटिफिक बेस तैयार किया था? तो साइंटिफिक बेस ऑफ वैक्सीनेशन किसने तैयार किया है? तो हमारे पास 4 साइंटिस्ट है। फर्स्ट लुइस पास्चर, सेकंड सीसर मिलेस्टिन, थर्ड एडवर्ड जेनर, नेक्स्ट जॉर्ज कोहलर। तो साइंटिफिक बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा साइंटिस्ट है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने बेसिस ऑफ साइंटिफिक बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन को तैयार किया। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पीछे पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि आपको ये कटिंग करते हैं स्पेसिफिक बेसिस के कारण, स्पेसिफिक पेज को देखकर कट कर सकते हैं ये। तो ये कट एंजाइम कहलाते हैं, डीएनए की सीजर कहलाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इसको तैयार किया, प्रिपेयर किया? तो सबसे पहले इसको किसने बनाने वाले हैं? तो वो स्मिथ एंड नॉर्थ साइंटिस्ट हैं। यहाँ पर एच लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, NORTH, नॉर्थ साइंटिस्ट, स्मिथ एंड नॉर्थ, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? स्मिथ एंड नॉर्थ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसने डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पेंसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर बाई। पेंसिलिन की बात की जा रही है। पेंसिलिन सबसे पहले किसने डिस्कवर की? तो पेंसिलिन की अगर बात करें तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिलिन यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है, ए फ्लेमिंग। तो ए फ्लेमिंग साइंटिस्ट हैं। ए फ्लेमिंग ने ही सबसे पहले पेंसिलिन को डिस्कवर किया। और फर्स्ट नॉन एंटीबायोटिक्स है, इसे मैजिक बुलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग मैजिक बुलेट भी कहते हैं, मैजिक बुलेट। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, मैजिक बुलेट के नाम से पूछी जाती है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट टू आइसोलेट स्ट्रेप्टोमाइसिन? सबसे पहले आइसोलेट किया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिन को, और किसने इस स्ट्रेप्टोमाइसिन को सबसे पहले आइसोलेट किया, ये पूछा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आपको पता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो वैक्सीन है ये सबसे पहले किसने आइसोलेट की थी? वो सलमान बॉक्समैन साइंटिस्ट हैं, सलमान बॉक्समैन। इन्होंने ही सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन को आइसोलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एंटी स्कर्बी विटामिन के चैप्टर से काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन है। एंटी स्कर्बी विटामिन कौन सी कहलाती है? किस विटामिन के हम लोग एंटी स्कर्बी विटामिन कहते हैं, जिसके यूज़ से क्या होगा? एंटी स्कर्बी होगा, स्कर्बी रोग नहीं होगा। तो एंटी स्कर्बी विटामिन कौन है? विटामिन सी। आपको पता है विटामिन सी कमी से ही स्कर्बी रोग होता है, इसलिए अगर विटामिन सी हम लोग यूज़ करेंगे तो स्कर्बी क्या हो जाएगी? एंटी हो जाएगी, मतलब स्कर्बी दूर हो जाएगी। तो ये काफ़ी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को अग्रेसित करते रहें और शेयर करते रहें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू।